हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। मैं आपको पढ़ा रही हूँ 8th क्लास की हिंदी मल्हार। पहला चैप्टर मैंने स्वदेश जो एक कविता थी एक्सप्लेन कर दिया है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 2। कहानी का नाम है दो गोरैया। इसके लेखक है बिशम साहनी। बिशम साहनी जी का जन्म 1915 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। दो गोरैया कहानी में बिशम सिंह जी ने अपने बचपन की एक घटना लिखी है। ठीक है, उसमें दिखाया गया है कि उनके माता पिता का जीव जंतुओं के प्रति क्या रवैया था और उसका घर किस प्रकार का था जिसमें हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ना शुरू करते हैं। दो गोरैया। राइटर हैं इसके बिशम साहनी। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं। अब ये जो लेखक है वो बता रहे हैं कि हम घर में सिर्फ 3 ही प्राणी हैं। कौन कौन है? माँ, पिताजी और मैं। एक उनकी लेखक की माताजी हैं और पिताजी हैं। बस घर में 3 ही लोग रहते हैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय मतलब धर्मशाला। पिताजी क्या कहते हैं? उनके लेखक के पिताजी ये कहते हैं कि ये घर नहीं है, सराय बना हुआ है, धर्मशाला बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वो 3 नहीं रहते और भी जीव जंतु रहते हैं। हम तो जैसे मेहमान हैं। उनके पिताजी क्या कहते हैं? हम तो मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। कि घर के मालिक कोई और है, हम तो सिर्फ मेहमान हैं। आंगन में आम का पेड़ है। अब घर के बारे में बता रहे हैं। घर कैसा है कि घर के बाहर एक आम का पेड़ लगा हुआ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं और उस पेड़ के ऊपर बहुत तरह के पक्षी रहते हैं। डेरा डालना मतलब बसे होना। पक्षी मतलब पक्षी। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है। अब लेखक के पिताजी क्या कहते हैं कि कोई भी पक्षी पहाड़ों से आ रहा हो, घाटियों से आ रहा हो, अगर वो शहर में आता है, दिल्ली शहर में आता है, तो कहाँ आता है? उन्हीं के घर में आता है। वह सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर आया हो। क्या कह रहे हैं कि ऐसे लगता है कि हमारे घर का पता मतलब एड्रेस, कि एड्रेस लिखवा के आया है, कि पहाड़ियों या घाटियों से अगर आना है तो सीधे उन्हीं के घर पहुंचना है। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह के गोरैया। अब कौन कौन से टाइप के पक्षी यहाँ रहते हैं? कौवा, तोता और गोरैया। वह शोर मचाता है कि कान के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। अब लेखक के पिताजी क्या कह रहे हैं कि ये जो पक्षी चींची चींची करते हैं, अपनी आवाज़ निकालते हैं, तो इतनी ज़ोर से आवाज़ निकालते हैं कि जैसे कान के पर्दे फट जाएं। मतलब इतना तेज इनका शोर होता है। लेकिन लोग क्या समझते हैं? जब ये पक्षी चींची करते हैं तो कहते हैं ऐसे लगता है जैसे गाना गा रहे हों। घर के अंदर का भी यही हाल है। मतलब तो बाहर का हाल बताया है। अब लेखक कह रहे हैं कि घर के अंदर की भी स्थिति ऐसी ही है। बीसों तो चूहे बसते हैं। घर के अंदर की आप हाल बता रखी है कि घर के अंदर बीसों चूहे बसते हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। कि पूरी रात कमरों में चहल पहल होती रहती है। चूहे इधर से उधर भागते रहते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि रात भर चूहे इतना शोर करते हैं, इतना हल्ला करते हैं इधर उधर भाग भाग कर कि वो सो भी नहीं पाते हैं। अब जब इधर उधर भागेंगे तो क्या हालत होगी? बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। अब चूहों के बारे में बता रहे हैं। ये एक चूहा अंगीठी, क्योंकि सर्दियों का समय है शायद, तो जब अंगीठी गर्म होती है तो कहते हैं एक चूहा उसके पास बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, कमज़ोर है, बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है, इसलिए वो अंगीठी के पास बैठता है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। अब दूसरे चूहे के बारे में बता रहा है कि वो बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठता है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं है, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि घर में बिल्ली घर में तो नहीं रहती है, लेकिन कभी कभी वो घर के अंदर झांक कर चली जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। अब
लेखक क्या बता रहे, एक बिल्ली भी है जो घर में रहती तो नहीं है पर झांक जाती है कि जब उसका मन आया तो घर में आ जाती है दूध पीने, नहीं आया तो फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। अब घर में कवि कह रहे हैं, सॉरी लेखक कह रहे हैं कि चमगादड़ भी आते हैं जो अपने पंखों को, पर मतलब पंख फैलाकर इधर उधर उड़ते रहते हैं। घर में कबूतर भी हैं और घर के अंदर कबूतर भी रहते हैं। दिन भर गुटरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। गुटरगू गुटरगू जो आवाज़ निकालते हैं कबूतर, उसके बारे में कहा गया है कि दिन भर वो आवाज़ें करते रहते हैं। इतने पर ही बस नहीं है, अरे इतने ही नहीं है, घर के अंदर जीव जंतु और भी हैं। घर में छिपकलियाँ भी हैं और बर्रे भी हैं और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। हर तरह के जीव जंतु लेखक के घर में हैं। अब एक दिन दो गोरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। अब कह रहे एक दिन उसके घर में, लेखक के घर में दो गोरैया आ गई और इधर उधर घर में घूमने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे मकान देखने आई हो अपना घोंसला डालने के लिए। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण मतलब सुपरविजन, जांच पड़ताल, कि ऐसा लग रहा है जैसे घर की जांच पड़ताल कर रही हूँ कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ गई। मतलब पूरे घर का निरीक्षण किया, कभी रोशनदान पे बैठे, कभी खिड़की पर, कभी कहीं, और फिर वो उड़ गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावना बिछा लिया है। कहते 2 दिन बाद जब देखा तो पता चला कि जो होल होता है पंखे का, उसमें उन्होंने अपना घोंसला बना लिया। बिछावना मतलब बिस्तरा डाल लिया है। और सामान भी ले आई। सामान क्या होगा, उनका रुई होगी, धागे होंगे, वो भी उसके अंदर था घोंसले में। और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। मतलब बसेरा बसा लिया, इसका मतलब उन्हें घर पसंद आ गया, उन्होंने उसमें अपना घोंसला बना लिया। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। पहले उन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। अब लेखक के माता पिता सोफे पे बैठे हैं और चिड़िया की तरफ देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि अब ये नहीं जाएंगी। घोंसला बनाने से पहले अगर इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गोरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। अब लेखक के पिताजी को गुस्सा आ गया जब माँ ने ऐसे बोला, तो बोला कि देखता हूँ ये यहाँ कैसे रहती है, मैं अभी इन्हें बाहर निकालता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग किया। अब माँ ने भी व्यंग कस दिया पिताजी को कि चूहे तो तुमसे निकले नहीं, अब चिड़िया कैसे निकालोगे, क्योंकि पहले घर में चूहे भी बहुत सारे थे, वो तो नहीं निकल पाए। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। माँ ने जब व्यंग किया तो पिताजी को भी गुस्सा आ गया। उबल पड़ना में तो गुस्सा आ गया। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठे और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शू शू कहा, बाहें झुलाई और फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें उछालते, कभी श शू करते। अब जब हम किसी पक्षी को उड़ाते तो शी शी करते हैं ना, और उछलते हैं, तालियां बजाते हैं ताकि पक्षी उड़कर बाहर निकल जाए। उनके पिताजी भी ऐसे ही करने लगे लेखक के। गोरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झाँक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। अब कहते हैं कि जो दोनों गोरैया घोंसले में थी बाहर आई, उन्होंने देखा पिताजी हल्ला कर रहे हैं और उन्होंने ची ची किया और माँ फिर खिलखिलाकर हंसने लगी कि उनकी इस हरकत से, लेखक के पिताजी की इस हरकत से चिड़िया भी नहीं डरी। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। अब जब माता हंसने लगी, चिड़िया बाहर नहीं निकली, तो पिताजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। अम्मा ने फिर व्यंग कस दिया। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। फिर जोर जोर से और ज़्यादा कूदने लगे गुस्से में। गोरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डेने पर जा बैठी। उन्होंने पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेगी नहीं जी,
अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। अब माँ क्या कह रही है, पिताजी जोर जोर से कूद रहे हैं उसको भगाने के लिए, बाहर निकली हैं और पंखे के जो डहना है उस पर जाकर बैठ गई हैं चोर। अब माँ क्या कह रही है कि अब ये नहीं निकलेंगी, शायद इन्होंने घोंसले में अंडे दे दिए हैं। निकलेंगी कैसे नहीं? अब पिताजी कह रहे क्यों नहीं निकलेंगी, कैसे नहीं निकलेंगी? पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इस बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा, मतलब ठोकने लगे, ठक ठक करने लगे। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर बैठ गई। वहां से उड़ी और पर्दे के डंडे पर बैठ गई। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? पंखा चला देते तो उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। अब माँ फिर व्यंग कर रही है पिताजी के ऊपर। पिताजी लाठी उठाए, पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर बैठ गई। फिर दोनों ने अलग अलग जगह जाके बैठ गई, एक किचन के दरवाजे पर, दूसरी सीढ़ियों के दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ दो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। मतलब सब दरवाजे खुले हैं तो एक से निकलती हैं, दूसरे से घुस के अंदर आ जाती हैं। तो माँ कहती है सब दरवाजे बंद करो और एक खोल दो, ताकि उस खुले दरवाजे से चिड़िया बाहर निकल कर चली जाए और फिर उस दरवाजे को बंद कर दो। अब पिताजी ने मुझे झड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। अब लेखक के पिताजी ने लेखक को आदेश दिया कि खड़ा होकर क्या देख रहा है, जाके दरवाजे बंद कर। मैं भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन का दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरी दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। अब पिताजी लाठी हिलाते रहे, कभी इधर कभी उधर, और आखिरी दोनों चिड़िया किचन का जो दरवाजा खुला था उससे बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर जा बैठे। छाती फुलाए मतलब गर्व से, मतलब कि देखो मैंने चिड़िया को निकाल दिया। तो छाती फुलाने का मतलब होता है गर्व, गर्व दिखाना, घमंड दिखाना। छाती फुलाकर उसके पिताजी कुर्सी पर बैठ गए। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगे। अब पिताजी ने क्या कहा कि एक दिन दरवाजों को बंद रखो और जब अंदर नहीं आएंगी तो रास्ता भूल जाएंगी और फिर वो अंदर नहीं आएंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। इसका मतलब कहीं दरवाजा खुला था, कुछ खुली जगह थी। फिर से चिड़िया अंदर आ गई। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, माँ बोली। दरवाजे के नीचे जगह होगी, उसमें से चिड़िया घुसकर अंदर आ गई। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के बीच थोड़ी थोड़ी जगह खुली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पिताजी ने दोनों गौरैयों को बाहर निकाला था और वो फिर दरवाजे के नीचे से अंदर आ गई। और माँ ने बताया कि देखो दरवाजे के नीचे जगह है, और माँ फिर खिलखिलाकर हंस दी। तो माँ मदद तो नहीं कर रही थी, बल्कि पिताजी की हर गलती पर हंस रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह पाए। अब पिताजी ने क्या किया, देखा दरवाजे के नीचे जगह है तो कपड़ा ठूस दिया ताकि वहां से गौरैया ना आ सके, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। आप कोई और जगह खुली रह गई होगी। बाहर निकलने के बाद, दरवाजे के नीचे कपड़ा ठूसने के बाद भी चिड़िया फिर से आ चुकी थी। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो उन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। अब उसकी माँ को लग रहा था चिड़िया बार बार अंदर आ रही है, इसका मतलब अंडे दे रखे हैं चिड़िया ने। और पिताजी को भी उन्होंने गंभीरतापूर्वक, मतलब एकदम सहज होकर कहा कि अब इनको मत निकालो, अंदर ही रहने दो। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। और फिर बाहर निकलकर पीछे की तरफ एक दीवार थी,
उस पर दोनों गोरैया जाकर बैठ गई। इतनी रात पड़ गई, मतलब ये सब काम करते करते रात हो गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। हम मतलब लेखक तीनों की बात कर रहा, माता पिता और अपनी। कहते हम खाना खाकर ऊपर सोने चले गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झाँक कर देखा। अब लेखक कह रहा है कि सोने के लिए अंदर जाने से पहले उन्होंने बाहर की तरफ झाँक कर देखा। चिड़िया वहाँ पर नहीं थी, चिड़िया दीवार पर भी नहीं बैठी हुई थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी। अब कवि क्या सोच रहे हैं कि उनको ये अकल आ गई होगी कि अब इन्हें अंदर नहीं आने दिया जाएगा। अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होगी, कि उन्होंने अपनी हार मान ली कि अब ये अंदर नहीं आने दे रहे, और दोनों गोरैया बाहर चली गई। दूसरे दिन इतवार था। दूसरे दिन क्या था? संडे, रविवार। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गोरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब जब वो सुबह उठ के आए, अगले दिन रविवार था, तो दोनों चिड़िया फिर अंदर थी। फिर पिताजी को गुस्सा आया, लाठी उठाई, लेकिन इस बार उनको पता चल गया था कैसे निकालना है, तो जल्दी ही उन्हें बाहर निकाल दिया। अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। अब दिन में तो लाठी से उन्हें बाहर कर दिया जाता, और रात को जब सो जाते तो कहीं कोई जगह होगी अंदर आने की, उससे दोनों अंदर आ जाती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिरी कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिरी वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वह कहने लगे कि वह गोरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। अब पिताजी रोज गोरैयों को बाहर निकालते और रात को वो अंदर आ जाती। पिताजी थक चुके थे, उनकी सहनशीलता, बर्दाश्त, धैर्य करने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। अब उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अब मैं इनका घोंसला ही बाहर फेंक दूंगा। जब रहने की जगह ही नहीं रहेगी तो ये अंदर नहीं आएंगी। तो वो बाहर से एक स्टूल और लाठी उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। पिताजी क्या कहते हैं कि अगर किसी को बाहर निकालना है तो घर ही तोड़ दो, घर नहीं रहेगा तो सोने के लिए वो चिड़िया बार बार अंदर नहीं आएंगी। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गोरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। अब पिताजी डंडे से घोंसले को गिरा रहे हैं, क्योंकि सूखी घास है और उसको निकालना इतना मुश्किल नहीं है, और घोंसला टूटने लग गया है। चलो, दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। अब माँ कह रही 2 तो निकल गए, अब 2000 जो है वो भी निकल जाएंगे। मजाक बना रही है फिर से। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गोरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब लेखक ने देखा कि दोनों गोरैया बाहर बैठी हैं, कमजोर लग रही हैं, काली लग रही हैं, दुखी लग रही हैं, और जैसे चहचाती थी खुशी में। अरे वो चहचा भी नहीं रही है, क्योंकि उनका घर टूट रहा था। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फोहे और धागे और तिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। जो भी सामग्री घोंसला बनाने के लिए चिड़ियों ने लगाई थी वो लाठी में अब लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। दोनों गोरैया तो बाहर थी, लेकिन जब घोंसला गिरा रहे थे तो अंदर से भी जोर जोर से चींची की आवाज आने लगी। पिताजी के हाथ ठिठक गए और रुक गए। वे चिड़िया तो बाहर बैठी हैं, अंदर कौन है? ये क्या क्या गोरैया लौट आई? उन्होंने सोचा कि गोरैया लौट आई हैं। मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गोरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। लेखक ने जैसे ही बाहर देखा, बाहर क्या था? दोनों गोरैया चुपचाप बाहर बैठी थी। तो अंदर कौन हुआ? बच्चे। ची ची फिर से आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गोरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। लेखक ने क्या देखा? छोटी छोटी गोरैया
नीचे झाँक रही थी और चींची कर रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसला का भी बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गोरैया, वे अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। अब लेखक क्या कह रहे हैं, नन्ही नन्ही मतलब छोटी छोटी दो गोरैया थी जो नीचे झांक रही थी और चींची कर रही थी और अपना परिचय मतलब अपना पता बता रही थी, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रही थी कि देखो हम आ गई हैं, इस घोंसले को मत तोड़ो। और हमारे माँ बाप कहाँ हैं। माँ बाप कहाँ थे, बाहर बैठे हुए थे। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा, मतलब हैरानी से। अवाक मतलब हैरानी से उनको देख रहा था। कौन, लेखक। मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं। जैसे ही पिताजी ने नन्ही गौरैया देखी, उनकी हिम्मत नहीं हुई घोंसला हटाने की। उन्होंने क्या किया, वो स्टूल से नीचे उतर गए और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया। जो लाठी में तिनके वगैरह फंसे थे उनको निकाला और लाठी को साइड में रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए कि उनसे गलती हो गई, बच्चे थे ना अंदर। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। अब माँ भी जो कुर्सी पे बैठी हुई थी, जो पिताजी घोंसला निकाल रहे थे, माँ उनको देख रही थी कुर्सी पे बैठकर। जैसे देखा कि गौरैया के बच्चे हैं, माँ भी उठी और उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए ताकि जो माता पिता गौरैया है वो अंदर आ सकें। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाई जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। जो छोटी गौरैया थी वो जोर जोर से चींची कर रही थी, हाफ गई थी और अपनी माँ और पिता गौरैया जो बाहर थे उनको बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले। अब जैसे ही लेखक की माता जी ने दरवाज़ा खोला, जो बाहर माँ बाप गौरैया थे वो अंदर आ गए और चींची कर कर बच्चों से लिपट गए। उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चूगा डालने लगे। चूगा मतलब खाना, दाना उनकी चोंचों में डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। उनको अच्छा लगा कि छोटी छोटी गौरैया आ गई हैं और गौरैया जो माँ बाप है उनको चूगा या दाना या खाना खिला रहे हैं। इसके राइटर हैं बिशन सहानी। चलिए थोड़ा सा लेखक का परिचय कर लेते हैं। बिशन सहानी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। बहुमुखी प्रतिभा मतलब जिसकी बहुत सारी प्रतिभाएं हों, ऑलराउंडर। उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन और मानवीय मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब कह रहे हैं उन्होंने देश विभाजन पर और मानवीय मूल्यों पर मार्मिक कहानियाँ लिखी हैं। उनका जो उपन्यास था तमस, उस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी अलंकृत किया है। जो उन्होंने भारतीय साहित्य में योगदान दिया है अपने लेखन के जरिए, इसके लिए उन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार भी दिया गया है। बच्चों के लिए उन्होंने गुलेल का खेल आदि कई कहानियाँ लिखी हैं। बच्चों के लिए गुलेल का खेल कहानी भी बिशन सिंह सहानी द्वारा लिखी गई है। चलिए स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर पूरा हो गया। लीजिए स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 2 गौरैया मैंने आपको पढ़ा दिया है। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। 2 गौरैया पर आधारित जो भी क्वेश्चन आंसर है उसका मैं एक अलग से वीडियो आपको बना कर दूंगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। बाय बाय।